हेलो बच्चों, आज हम लोग वीडियो लेक्चर नंबर 7 की बात करने वाले हैं ना। यानी कि हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे। कल तक हमने वीडियो नंबर 6 तक ना निपटा लिए हैं। आज हम नए वीडियो लेक्चर्स की तरफ मूव कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम ऐड करेंगे ना। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो आज हम ऐड करने वाले हैं ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पॉर्टेंट है ना। सो आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए, सिक्वेंशियली वीडियो को देखते रहिए और आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ना। सो हम लोग नीट के कंप्लीट पैकेज को तैयार करने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एनिमल किंगडम को कंप्लीट कराऊंगा, दूसरे पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर प्लांट फिजियोलॉजी को कंप्लीट कराऊंगा। सो 11th के जितने भी मेन पोर्शंस हैं पहले उसको कंप्लीट कराएंगे। लास्ट में जो हमने क्लासरूम्स में पढ़े हैं, जैसे सेल हमने पढ़ा है, सेल डिवीजन पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, या फिर हमने एनिमल फिजियोलॉजी के तमाम पार्ट्स पढ़े हैं, उसको हम लोग लास्ट में निपटाएंगे ना। एक बार पहले 11th को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 12th की तरफ मूव करेंगे। मैं वीडियोस छोटे रख रहा हूँ, इसलिए भी छोटे रख रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में सहूलियत मिले। 2-2, 3-3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आप एक साथ पढ़ लेते हैं तो आपका काम निपट जाए ना। 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो लेक्चर से ना प्रॉब्लम भी होती है और आप भी बोर हो जाते हैं ना। सो चलो, हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे, देखो मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। हर वीडियो लेक्चर के शुरुआत में मैंने आपको रिवीजन कराया है ना। सो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो था हैबिटेट, ठीक है ना, निवास स्थान जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद था बॉडी प्लान, उसके बाद था जर्म लेयर, उसके बाद था सिलोम, ठीक है ना, उसके बाद था सेगमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद हम लोगों ने किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम, उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम भी किया था हमने। कल एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हम लोगों ने कुछ एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं ना उसके बेसिस पर भी हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की कोशिश की थी ना। हमने अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के फॉर्म में भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किए थे और जो भी फाइलम उनसे रिलेटेड पढ़ सकते थे वो सारे के सारे फाइलम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी एक छोटा सा पार्ट जो है वो आप बड़े आराम से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, खास करके जो शुरुआती हिस्से होते हैं। चलो आज मैं आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम को लेकर के। हाँ, सो आज हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो अलग अलग कंडीशन में नर्वस सिस्टम को रिलेट करेगा। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारा सिस्टम होगा ना, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर के तौर पर हम नर्वस सिस्टम की बात करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम में नर्वस सिस्टम की कंडीशन कैसी बनती है, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखो यहाँ पर मैं फिर से एक बार उन चीजों को लिखना चाहूंगा, जैसे हम बात करते हैं पॉरीफेरा की, ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं किसकी, सिलिंट्रेटा की, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिन्स, नीमेटोड, उसके बाद एनिलिड्स की, उसके बाद आर्थ्रोपोड्स ना, उसके बाद मोलस्का, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इकाइनोडर्म्स, और उसके बाद आप बात कर सकते हैं सीधे सीधे वर्टिब्रेट्स के। सो इस तरीके से हम अलग अलग फाइलम्स में इसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, नेमाटोड, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स और वर्टिब्रेट्स ना। तो देखो पॉरीफेरा के कंडीशन में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होते हैं, सो केवल सेंसरी पार्ट, सेंसरी सेल्स, ठीक है ना, कुछ प्रेजेंट होंगे। अदरवाइज यहाँ पर पूरी तरह से नर्वस सिस्टम की बात हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पर नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सिलिंट्रेट्स की। सिलिंट्रेट्स जो होते हैं इनमें डिफ्यूज टाइप ना नर्वस सिस्टम की बात आती है। इसका मतलब ये हुआ, डिफ्यूज टाइप का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी हाल में ना एक्सॉन या डेंड्रॉन ना या कनेक्टिव्स, किसी भी चीज को जो है वो आप सही तरीके से नहीं देख सकते, सब एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। किसी भी तरीके की कोई आइडेंटिटी
ना, किसी भी तरीके के नर्वस सिस्टम की कोई बेसिक आइडेंटिटी आपको नहीं मिलने वाली यहाँ ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज टाइप, यानी नर्व नेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो सही तरीके से आपको दिखाई नहीं देने वाली। उसके बाद बात आती है किसकी, प्लेटी हेलमिंथिस एंड निमेटोड्स की। यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है, लैडर लाइक, लैडर लाइक ना, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं कि जो भी आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में एक कनेक्टिविटी होती है, और उस कनेक्टिविटी को आप क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स कहते हैं ना, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है वो इस तरीके से होती है कि दे अपीयर्स लाइक अ लैडर, सो आप इसको क्या कहते हैं, लैडर लाइक, ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी, एनिलिड्स की। एनिलिड्स की बात अगर हम करेंगे तो यहां पर कहा जाता है सरकम pharyngeal nerve ring with solid ventral and ganglionated nerve cord। सो थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको याद करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना, सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग विथ सॉलिड वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, ठीक है ना, सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग, ठीक है ना, जैसे लैडर लाइक में जब आपने देखा, सो लैडर लाइक में जो नर्व रिंग होते हैं, ठीक है ना, और जो नर्व कॉर्ड होते हैं ना, उनमें एक कनेक्टिविटी होती है, और वो कनेक्टिविटी कैसी होती है, लैडर लाइक होती है, तो उसको हम कनेक्टिव्स कहते हैं, जिससे ये जुड़ते हैं नर्व रिंग्स। यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग है, एक रिंग है जिसको आप नर्व रिंग कहते हो, कैसे है, सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग है विद द सॉलिड वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। उसी तरीके से अगर आप बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की, मैं इधर लिख रहा हूं, इधर जगह नहीं है, आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखो, सरकम ओइसोफेरेंजियल नर्व रिंग with solid ventral and ganglionated nerve cord। सो यहां पर जब आप आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर हमने क्या लिखा है, सरकम योसोफेरेंजियल, यहां पर हमने लिखा है सरकम फेरेंजियल। सो सरकम योसोफेरेंजियल नर्व रिंग विद सॉलिड वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, वहां पर क्या था, सरकम फेरेंजियल नर्व रिंग विद सॉलिड वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। तो इन दोनों में यही अंतर है मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स में, सॉरी आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स में। उसके बाद बात आती है किसकी, मोलस्का की। सो यहां पर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ nerve net consisted of connectives and commissure, ठीक है ना। सो मोलस्का के कंडीशन में क्या होते हैं, दे आर जस्ट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, ये क्या पाए जाते हैं, नर्व नेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और नर्व नेट के फॉर्म में जब ये पाए जाते हैं तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि यहाँ पर कनेक्टिव और कॉमेस्योर से ये बने हुए हैं ना, ढेर सारे कनेक्टिव्स एंड कॉमेस्योर्स जो होते हैं, दे जस्ट कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी तरीके के नर्वस सिस्टम को हम यहाँ पर एग्जैक्टली देखते हैं। उसके बाद बात आती है क्या, इसके बाद बात आती है इकाइनोडर्म्स की। यहां पर क्या होते हैं, 2 नर्व रिंग्स आर फाउंड, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, ओरल एंड एबोरल एक्सिस पर, या ओरल और एबोरल पार्ट पर, यानी एक आगे के हिस्से में और दूसरे पीछे के हिस्से में, ठीक है। और वर्टिब्रेट के कंडीशन में क्या होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ना। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, नन गैंग्लियोनेटिक होते हैं, नन गैंग्लियोनेटेड होते हैं। और दूसरा कि ये देखो यहां पर ये क्या है, वेंट्रल है,
तो ये कैसा होता है, यहां पर डॉर्सली प्लेस्ड होता है। ठीक है। सो अगर आप वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आपको मिलने वाला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सो ऑल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम आर फाउंड, और सारे के सारे जो एक्शन है, सारी की सारी जो एक्टिविटी है, चाहे वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हो, चाहे वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हो, दे ऑल परफॉर्म बाय द ऑल परफॉर्म बाय द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। फिर यहां पर क्या हो जाते हैं, ये नॉन गैंग्लियोनेटेड नेचर के होते हैं, एंड फाइनली दे आर डॉर्सली प्लेस्ड। सो ये ओवरऑल कंडीशन होता है। एक बार आप झट से इसको रिवाइज कर लीजिए। पॉरीफेरा के कंडीशन में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होते हैं। सिलिंट्रेट में ये कैसे होते हैं, नर्व जो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफ्यूज टाइप होते हैं। उसके बाद बात आती है प्लैटीहेल्मिन्थिस एंड नेमाटोड्स की। ठीक है ना, इनमें कैसे होते हैं, लैडर लाइक होते हैं, क्योंकि कनेक्टिव से ये जुड़े हुए होते हैं, एंड दे अपीयर्स लाइक अ लैडर। उसके बाद बात आती है एनिलिड्स की, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग विद द सॉलिड वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। ठीक है। उसके बाद बात आती है आर्थ्रोपोड्स की। सो देखिए आर्थ्रोपोड्स का यहां लिखा हुआ है सर्कमयोसोफेरेंजियल नर्व रिंग विथ सॉलिड वेंट्रल एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। उसके बाद बात आती है किसकी, उसके बाद बात आती है मोलस्कन्स की। मोलस्का की अगर हम बात करेंगे तो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट कंसिस्टेड ऑफ कनेक्टिव्स एंड कॉमिस्योर। कनेक्टिव और कॉमिस्योर को ये कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद बात आती है इकाइनोडर्म्स की। दो नर्व रिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एक जो होता है वो ओरल एक्सिस पर यानी आगे, और दूसरा जो होता है उससे ठीक पीछे कहां पर प्रेजेंट होता है, एबोरल एक्सिस पर या एबोरल पार्ट पर। उसके बाद बात आती है वर्टिब्रेट्स की। तो देखो वर्टिब्रेट्स को लेकर के भी हमने क्लियरली यहां पर मेंशन किया हुआ है। वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की बात हम करेंगे, विच इज कंसिस्टेड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नॉन गैंग्लियोनेटेड होते हैं, डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं ना। तो इस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है उसको हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया। एक बात आपको हमेशा जानना है कि देखो जितने भी बेसिक एक्टिविटीज हैं ना, जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं बॉडी की, और उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सारे के सारे ऑर्गन्स की स्टडी हम लोगों ने फाइनली कर ली है। ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जितने भी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जैसे जर्म लेयर हो गए, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे बॉडी प्लान हो गए, ठीक है ना, जैसे सिलोम हो गए ना, सेगमेंटेशन हो गए, ठीक है ना, तमाम ऐसी जो चीजें हैं उसको भी हम लोगों ने अलग से पढ़ लिया है। तो हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ गए हैं। कुछ एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हम बात और करने वाले हैं, और उसके बाद हम सीधे सीधे कहां पहुंचने वाले हैं, एक एक करके फाइलम्स की स्टडी करने वाले हैं ना। सो आप बड़े आराम से, इत्मीनान से इन सारे ज्ञान को बटोर सकते हो, और उसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत साधारण दिखाई देंगी, बहुत आराम से आप चीजों को सीख सकते हैं ना। सो हमेशा तैयार रहिए कुछ बेहतर करने का ना। तो चलो अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो होगा रिप्रोडक्शन का। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब बहुत सिंपल है। देखो दो टर्म है आपके पास, एक जो है वो री है और दूसरा जो है वो क्या है, प्रोडक्शन है। सो प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, सिमिलर काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय पैरेंटल ऑर्गेनिजम्स। देखो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, और वो कॉन्सेप्ट आपको जेनेटिक्स में भी मिलता है। देखो इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा के लिए तो नहीं आया है, ठीक है ना। एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम ना उसकी एज है, और उस एज के बाद फिर उसको इस दुनिया से जाना है ना। सो वी ऑल आर मॉर्टल इन नेचर, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पर भगवान नहीं है, कोई भी इमॉर्टल नेचर का नहीं है ना। वो फिर आप बात करते हैं कि अमीबा इज इमॉर्टल और समथिंग, नहीं। आप जनरल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सारे लोगों को इस दुनिया से जाना है ना। सो उसके पहले अपने इस पूरे के पूरे सिस्टम को ना अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना, ठीक है, या अपने ही जैसे किसी सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को बनाना, जिसको आप ऑफस्प्रिंग्स कहते हो, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सो री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस योरसेल्फ। सो अपने आप को दोबारा से प्रोड्यूस करना, और दोबारा से प्रोड्यूस करने का मतलब बहुत सिंपल है कि हम अपना प्रोडक्शन खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं।
जेनेटिकली भी हम अपने जीन्स को, हम अपने क्रोमोसोम्स को उनमें बड़े आसानी के साथ ट्रेवल कराते हैं, उनमें आसानी के साथ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। सो ये जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सो रिप्रोडक्शन को आप कितने टाइप में डिवाइड करते हैं भाई, तो दो टाइप में आपने डिवाइड किया है नॉर्मल कंडीशन में। एक को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को कहा जाता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट के पार्टिसिपेशन नहीं होते, ठीक है, ऑल्दो देयर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बिल्कुल अलग रखते हैं, एसेक्सुअल मोड को अलग रखते हैं और सेक्सुअल मोड को अलग रखते हैं। बट अभी हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, एसेक्सुअल मोड में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी हम ऐड करके देख सकते हैं। सो सेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी को छोड़ करके या गैमेट के इंटरैक्शन को छोड़ करके बाकी जैसे भी आपके दूसरे बॉडी पार्ट से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है तो आप उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल मोड is a type of reproduction. Asexual mode of reproduction is a type of reproduction in which the somatic part of the body is responsible for the production of new offsprings, or maybe there is a production of gamete takes place but there is no participation of gamete takes place during the time of reproduction, ठीक है ना। गैमेट बनना किसी ने नहीं रोका है, गैमेट का पार्टिसिपेशन उस पूरे सिस्टम में नहीं होना चाहिए कहीं भी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद दूसरी जो कंडीशन आती है वो आती है किसकी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। एक ऐसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गैमेट्स के फॉर्मेशन की बात करता है ना। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड देयर इज अ फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट गैमेट टेक्स प्लेस। दोनों चीजें हैं, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट भी होगा और गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया भी होगी। सो दोनों जब आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन करके जब वो जाइगोट बनाएंगे और आगे के डेवलपमेंटल स्टेज को फुलफिल करेंगे तो आप वैसे कंडीशन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि देखो एसेक्सुअल मोड के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, टाइप्स मिल जाएंगे। जैसे आप बात करते हैं किसकी, एसेक्सुअल मोड में जो सबसे पहला एग्जांपल, जो सबसे पहला कंडीशन आपको मिलेगा वो कंडीशन है फ्यूजन का, ठीक है ना। फ्यूजन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए एंड ईच बॉडी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो यहां पर फ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो कंडीशन है, एक को कहा जाता है क्या, बाइनरी फ्यूजन, और दूसरे को कहा जाता है क्या, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है ना। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। अगर आप बात करते हैं किसकी, बाइनरी फ्यूजन की, तो हमेशा याद रखेंगे कि यहां पर एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो यहां पर ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स और यही जो है वो उनके ऑफस्प्रिंग्स के तौर पर जाने जाते हैं। फिर इनकी साइज बढ़ेगी और फिर ये भी आगे जाकर के फिर वैसे ही ना डिवाइड करते जाएंगे। तो यहां पर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी भी नहीं बचते ना। लेकिन ऐसी जो कंडीशन होती है ना बाइनरी फ्यूजन, ये हमेशा कब होती है, फेवरेबल कंडीशन में होती है ना। ये जब आपका कंडीशन फेवरेबल हो तभी बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं। और यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो कौन होता है, अमीबा, ठीक है ना। सो अमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या, मल्टीपल फ्यूजन। और अगर आप बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की तो यहां पर क्या होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ढेर सारे छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाते हैं ना। और हर टुकड़े जो हैं ना, हर पार्ट्स जो होते हैं दे गिव राइज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये सब के सब जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को बना देते हैं ना। अब बात आती है कि अगर आप ऐसी कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे तो हमेशा याद रखें कि मल्टीपल फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। सो अनफेवरेबल कंडीशन की बात आप करेंगे यहां पर। उसी तरीके से आपके पास फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें भी आप बात कर सकते हैं। फिर बात आती है किसकी, फिर बात आती है बडिंग की, ठीक है ना। बडिंग का मतलब ये होता है कि बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोट्यूबरेंस
ठीक है ना, एक स्पेसिफिक टाइप का क्या बनाएगा, प्रोट्यूबरेंस बनाएगा, एक उभार बनाएगा, और बाद में ये प्रोट्यूबरेंस ऐसे कटेंगे, ये क्या करेंगे, ये आगे जाकर के फिर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर बडिंग जो होती है वो दोनों तरीके की होती है, एक्सटर्नल बडिंग भी होती है और इंटरनल बडिंग भी। बॉडी के अपर सरफेस पर बोर्ड निकल आते हैं, बॉडी के इंटरनल कंडीशन में बोर्ड्स निकल आते हैं, एंड ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। सो ये कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन आपको पॉरीफेरा में भी मिल जाएगा, और ऐसी कंडीशन जो है वो आपको सिलिंट्रेटा में मिल जाएगा, खास करके हाइड्रा के कंडीशन में। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी जो पार्ट आती है वो आती है फ्रैगमेंटेशन की। अगर आप फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं, सो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू, ऑर्गेनिजम्स, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, इट इज चॉप्ड, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में ये काट दिया गया, ठीक है ना, या फिर ये फ्रैगमेंटाइज्ड हो गया, और हर फ्रैगमेंट्स जो है दे गिव राइज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। हर फ्रैगमेंट जो है वो नए ऑर्गेनिजम्स के तौर पर डिवाइड हो गया। तो ऐसी जो कंडीशन होती है ये भी आपको हाइड्रा के कंडीशन में, प्लेनेरिया के कंडीशन में जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके के कंडीशन को आप क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल पार्ट का कोई यूज नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी या डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब बात आती है दूसरी, और ये जो दूसरी बात आती है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, इसको आप क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जैसे ही आप बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आप उसको डिफाइन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये एडवांस प्रोसेस भी है ना, ये एडवांस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन विच देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन द ऑर्गेनिज्म। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाए। देखो एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर आने वाले टाइम में जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा, बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट आसानी के साथ हो जाए। और सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो गैमेट बनाते हैं, गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और तमाम बातें होती हैं। लेकिन याद रहे, अगर केवल और केवल सेक्स ऑर्गन का बनना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन पाए जाते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया के पास भी 3 अलग अलग किस्म के मोड हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ऑल्सो हैज 3 डिफरेंट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, सेकंड वन इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। बट बैक्टीरिया तो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सबको पता है, सिंगल सेल, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और उसमें कोई सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट तो किसी भी हाल में होने से रहा। सो यहां पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक्चुअल मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय एनी मींस। ठीक है ना, अलग अलग मींस से अगर आप ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है ना। सो यहां पर लेकिन फिर भी अभी जो हम बात करने वाले हैं, चूंकि हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका है, और हर ऑर्गेनिज्म जो है उनके सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर हमने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो है वो क्या है, मेल है, और दूसरे जो है वो क्या है, फीमेल है। ठीक है ना। और इन मेल और फीमेल की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कि मेल और फीमेल में क्या है, कंप्लीट डिस्टिंग्विशिंग कंडीशन है। आप एक्सटर्नल तौर पर देख करके बता सकते हो कि ही इज मेल एंड सी इज फीमेल। अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर कि एक ही ऑर्गेनिज्म में, ध्यान देना, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ना 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, और एक्सटर्नल तौर पर दे जस्ट डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ना सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर एक्सटर्नल तरीके से अगर ये डिफरेंशिएटेड हैं और मेल और फीमेल के तौर पर ये जाने जाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है ना, व्हेन
when two different type of sexes are found in the living organisms and each of the sexes are externally different from each other, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, चूंकि डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा है, चूंकि वो डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आप ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मेल क्या बनाएगा, अच्छा मेल और फीमेल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और उनके सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग एक्चुअली गोनेड्स भी कहते हैं। ठीक है ना, सो मेल के पास जनरली क्या प्रेजेंट होंगे, अगर ये मेल है, देखो मेल का साइन ये है, अगर ये मेल है तो इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे भाई, टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, और अगर ये फीमेल है तो इनको हम क्या कहेंगे, यहां पर ओवरी कहेंगे। ठीक है ना, सो मेल जिस गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मेल जिस गैमेट को प्रोड्यूस करता है उस गैमेट को हम क्या कहते हैं, मेल जिस गैमेट को प्रोड्यूस करता है उस गैमेट को हम क्या कहते हैं, उस गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म, या इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और अगर फीमेल की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या कहेंगे आप, इसको एग कहेंगे और ओवा कहेंगे ना। ये दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। तो ये सारी बातें जो है वो आप यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन यहां पर सेक्सेस का सेपरेशन नहीं है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या टू टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप होता है उस टाइप को आप क्या कहते हैं, पहला जो टाइप होता है उसको आप कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और दूसरा जो होता है उसको आप क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल का मतलब, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है ना, यानी कि यहां पर क्या हो जाते हैं, सेक्सेस आर सेपरेटेड। ठीक है ना, जबकि अगर आप बात करते हैं बाइसेक्सुअल की तो यहां पर सेक्सेस जो होते हैं नेवर सेपरेटेड। और अगर आप सेक्सेस के सेपरेशन की बात नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हर्माफोडाइट ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लीच है आपका, जैसे आपका अर्थवॉर्म है। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं, हर्माफोडाइट, जिसमें कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस अवेलेबल है, बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है ना, और यहां पर अगर आप यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे तो यूनिसेक्सुअल कंडीशंस आपको बहुत जगहों पर मिलने वाली है, जैसे आप निमेटोड्स के कंडीशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको आर्थ्रोपोड्स के कंडीशन में भी मिल जाएगा। यहां पर कुछ एम्फीबियंस की भी बात आप कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप बात कर सकते हैं किसकी, उसके बाद आप बात कर सकते हैं वर्टिब्रेट्स में, जैसे फिश हो गए आपके, ठीक है ना, रेप्टाइल्स हो गए आपके, बर्ड्स हो गए आपके, और मैमल्स हो गए आपके। ठीक है ना, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें से सेक्सेस जो हैं वो सेपरेटेड है। अब बात आती है कि देखो हर्माफोडाइट में सेक्सेस तो सिमिलर है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में है, तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे कि बाइसेक्सुअल को भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है प्रोटोएंड्रस और दूसरे को कहा जाता है प्रोटोगाइनस। प्रोटोएंड्रस, प्रोटो का मतलब होता है पहले, फर्स्ट, एंड्रस का मतलब होता है क्या, मेल पार्ट, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन्स में से मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट अगर पहले हो जाए, उसकी मैच्योरिटी पहले हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्रस कंडीशन कहते हैं। जैसे लीच के कंडीशन में और एनिलिड्स के कंडीशन में, अर्थवॉर्म के कंडीशन में आपको ऐसा मिलेगा। फिर से बोल दूं, प्रोटोएंड्रस का मतलब होता है कि जब आपका मेल पार्ट यानी मेल सेक्स ऑर्गन जो है उनका डेवलपमेंट, उनकी मैच्योरिटी सबसे पहले हो जाए, उसके बाद फॉलोड बाय फीमेल, उसके बाद फीमेल का हो, तो उस कंडीशन में आप उस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोटोएंड्रस कंडीशन कहेंगे। लीच और अर्थवॉर्म इसके बेस्ट एग्जांपल है। प्रोटोगाइनस सिमिलर कंडीशन है, व्हेन मैच्योरिटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन फर्स्ट, ठीक है, देन मेल पार्ट,
इट इज नोन एज व्हाट, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकाइनस। यानी यहाँ पर फीमेल का डेवलपमेंट, फीमेल की मैच्योरिटी सबसे पहले हो जाए, फीमेल पार्ट के, ठीक है। और ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा कहाँ, हर्डमेनिया में, ठीक है, जिसको आप सी स्क्विंट भी कहते हो। तो ये जो टर्म है, ये थोड़े से अनयूजुअल टर्म है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पर सिखा दिया, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में हम यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल की बात कर चुके हैं, कुछ और बातें हम रिप्रोडक्शन में आगे और बढ़ेंगे लेकर के, ठीक है ना। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें, उसमें पूरे कंप्लीट पैकेज होंगे रिप्रोडक्शन के। उसके बाद हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, नोटोकॉर्ड को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो एक वीडियो लेक्चर मुझे और लगेंगे ताकि कि मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंप्लीट कर दूं, ठीक है। सो अंत में वापस से दूसरी बात जो मैं आपसे करने वाला हूं वो यही है कि आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना, आप अपने लाइफ का फ्रूटफुल इस्तेमाल कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं ना। जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, या गार्जियन का जो बेसिक एम है आपको लेकर के ना, उनके नजरिए में आप क्या हो, उसको आप जरूर प्रूव करें। हर गार्जियन जो है वो यही सोचता है ना बचपन से ही अपने बच्चों को लेकर के कि वो बच्चा जो उनका है वो उनका नाम रोशन करेगा। सो बी रेडी फॉर दिस, और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें ताकि जीवन में आपको कभी किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और आपको नहीं, सबसे मेन है आपके गार्जियन को, जिसने बहुत ही ज्यादा परिश्रम किया है आपको पढ़ाने में, ठीक है ना। पेट काट करके उन्होंने आपके पैसे भरे हैं, तो आप कम से कम उनके कंडीशन को जरूर ध्यान में रखें, ठीक है, और तब जाकर के आप मेहनत करें, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझेंगे और आगे अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।